नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हमेशा से सुर्खियों में नहीं थे। बीते 2 सालों से लगातार उनकी चर्चा ज्यादा हो रही है, क्योंकि 2.5 साल वाले मुख्यमंत्री के फार्मूले को लेकर जिस तरह से उनका व्यवहार रहा और वो दबी जुबान में जो बातें कहते रहे और जिस तरह की राजनीतिक नूरा कुश्ती होती रही, उस पर जनता के साथ मीडिया का भी ध्यान बना रहा। अब जब छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए चंद महीने ही बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे माहौल में टीएस सिंहदेव का एक बड़ा बयान आता है और वो खुद को कांग्रेस से अलग बताकर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनकी भूमिका महज एक मतदाता की होने वाली है। इससे स्पष्ट है वो खुद को कांग्रेस से जोड़ के नहीं बता रहे हैं। मतलब निकालने वाले जो भी मतलब निकालते रहे, लेकिन टीएस सिंहदेव ने जो बातें कही उसके गहरे मायने तो निकलते हैं। टीएस सिंहदेव अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। आप उनकी ये चंद लाइनें सुनिए, उसके बाद में टीएस सिंहदेव ने संघ को लेकर जो बातें कही और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भूमिका विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किस तरह की होने वाली है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। छत्तीसगढ़ का नागरिक हूँ, मतदाता हूँ, उस रूप में भाग लूंगा। अभी तक टीएस बाबा का नंबर तो नहीं लगा। अब आगे के लिए अमूमन जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो पार्टी को लीड करते हैं, बाकी हाईकमांड। आपका प्रयास जारी रहेगा? मेरा तो लोगों के बीच में काम करने का प्रयास चलता रहेगा। सरकार के जिम्मेदार मंत्री अक्सर अपनी अच्छी बयानबाजी के कारण असहज स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इस बार उन्होंने जो कहा बेहद सरल शब्दों में स्पष्ट रूप से खुद को मतदाता बने रहने तक सीमित बताया। इसके आगे उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी कुछ गहरी बातें बोली। यह समझने वाली बात होगी 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए और जो अप्रत्याशित परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी को महज 15 सीटें ही मिली थी। तब किसी भी राजनीतिक पंडित ने यह कयास नहीं लगाया होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर हारती भी है तो इतनी बुरी स्थिति में रहेगी। लेकिन उस हार से आगे महज 5 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 9 सीटें मिली। कोरबा में भी कांटे का मुकाबला था। ऐसे हालात तब बने जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मायूस थे। महज 15 सीटें मिली थी। लेकिन वहां बड़ी बात यह थी कि संघ के अनुषंगिक क्षेत्रों के और संघ के स्वयंसेवक खुद होकर चुनाव के लिए निकले थे, क्योंकि संघ का एक पुराना प्रचारक 5 साल प्रधानमंत्री बन चुका था और अगले 5 साल के लिए फिर से वो प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देखना चाहते थे। यही कारण था कि संघ के समस्त अनुषंगिक संगठन जब मैदान में उतरे तो परिणाम अप्रत्याशित हुए, वह भी तब जब हालात बेहद विषम थे। इसे लेकर टीएस सिंहदेव ने जो स्पष्ट बातें कही है, उनके एक एक शब्दों को गौर करें। आखिर उन्होंने जो कुछ कहा उसके क्या गहरे मायने निकलते हैं। भाजपा की एक मजबूती है, उनकी अपने आप एक मजबूती है, उनके संगठन की मजबूती है और कभी उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं पिछले 45-50 साल से राजनीति को दूर से पास से देख रहा हूँ। तो आरएसएस के होने के कारण भाजपा को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा शायद उतनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा, इनको कम कभी नहीं आंकना चाहिए। 2023 में 9 राज्यों के चुनाव होने थे। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। उसके बाद अब जब 6 राज्यों के चुनाव होने हैं, उसमें यूं तो सारे ही चुनाव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बेहद संजीदा है, क्योंकि सबसे मजबूत स्थिति में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने खुद को साबित करने की कोशिश की, वहां बदले बदले हालात नजर आते हैं। राजधानी का आजाद नगर थाना, जहां प्रशिक्षु आईपीएस मयंक गुर्जर ने भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता शंकर साहू के साथ झड़प की और उसके बाद जो हालात निर्मित हुए, राजधानी की सड़कें 4-5 घंटे तक रोक दी गई। अंततोगत्वा मयंक गुर्जर को खुद होकर माफी मांगनी पड़ी, खेद प्रकट करना पड़ा। ऐसे हालात बताते हैं कि बदली बदली भारतीय जनता पार्टी अब अपने कार्यकर्ताओं के लिए किस तरह से सड़कों पर उतरना सीख गई है। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, उसके बाद तमाम कारण खोजे गए, किंतु परंतु अगर मगर तमाम तरह से प्रश्न खड़े किए गए। लेकिन जो बातें जमीनी कार्यकर्ताओं ने साझा की वे हैरान करने वाली थी।
उन्होंने बताया कि किस तरह से मंत्री निरंकुश हो गए थे, मुख्यमंत्री पहुंच से कहीं दूर हो चुके थे, नौकरशाह हावी हो गए थे। तमाम ऐसे कारण और हालात थे जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को इतनी बुरी पराजय मिली थी। पुरानी पराजय से सबक लेकर अब जिस तरह से विचारधारा को सामने रखा जा रहा है, वह राजनीति के जानकार इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में, यानी 2023 के अंत में जो चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ कांग्रेस की बजाय भूपेश बघेल ज़्यादा फोकस होंगे, क्योंकि उनका चेहरा और छवि जिस तरह से प्रस्तुत की जा रही है, वह कांग्रेस की विचारधारा से कोई लड़ाई नहीं होने वाली। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए टी.एस. सिंहदेव ने जो बातें कही, वह भी राजनीतिक विशेषज्ञों का एक विषय है कि किस तरह से इस बार संघ की विचारधारा चुनाव लड़ेगी। यहाँ जिम्मेदारियां और काम बांट दिए गए हैं। जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट चल रहा है, उस पर और ज़्यादा अब कसावट आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढेर सारे काम दे दिए गए, खासकर उन्हें जो पदाधिकारी हैं, एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दिया जा रहा है। संभागीय सम्मेलन, जिला सम्मेलन, बूथ और मंडल स्तर पर तमाम बैठकें हो रही है, ढेर सारे कार्यक्रम होने वाले हैं और आने वाली 15 मार्च के लिए खास तैयारियां भी की जा रही है, जब विधानसभा का घेराव होगा। इसके लिए न केवल शक्ति परीक्षण होगा, बल्कि करो या मारो वाली स्थिति में तैयारियां की जा रही है। होली के बाद हर स्तर पर तैयारियां होगी। 2001 में जब विधानसभा चुनाव घेरने भारतीय जनता पार्टी निकली थी, उस समय छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के नेतृत्व वाला शासन था। कांग्रेस की सरकार की ओर से जिस तरह से लाठी प्रहार किया गया, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक उसे भुनाती रही और बताने की कोशिश करती रही किस तरह से दमन के दम पर आंदोलन को कुचला जा रहा है। कालांतर में इसका फायदा भी भाजपा को मिला, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मौजूदा कांग्रेस सरकार की ओर से तमाम ऐसे मौके आए जब भारतीय जनता पार्टी के साथ टकराव की स्थिति रहती, लेकिन शासन पुरानी वाली गलतियों से सबक लेकर धूप में चलिए हल्के पांव वाले मुहावरे को चरितार्थ करने पर तुला है। यानी अब के बार वैसा आक्रामक प्रहार करने से बचा जाता है जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। 2021 में जब कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, वहां जो घटना घटी और उसके बाद जिस तरह से हिंदुत्व संगठनों का ध्रुवीकरण हुआ, उसका जाहिर तौर पर फायदा एक विचारधारा को मिला, जिससे कांग्रेस पशुपेश में आ गई, बचाव की मुद्रा में आ गई। अभी जिस तरह से एक के बाद एक धर्मांतर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी न केवल विधानसभा में बल्कि सड़क में भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और अब जब विश्व हिंदू परिषद के द्वारा संतों की पदयात्रा निकाली जा रही है, छत्तीसगढ़ के 4 कोनों से निकलने वाली यह पद यात्रा इस वक्त बेहद उत्साह के साथ निकल रही है, क्योंकि संत जिस भी मार्ग से निकलते हैं वहां उनका स्वागत होता है, जन सैलाब उमड़ता है। भले ही मेन स्ट्रीम की मीडिया इसे खासा कवरेज नहीं दे रही, लेकिन आम जनता तक जिस तरह का संदेश जा रहा है, खास करके हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात जो सामने आ रही है, जिस तरह से तिलक लगाने और हनुमान चालीसा का प्रचार किया जा रहा है, जिस तरह से अब संस्कृति का बहिष्कार करने की बात हो रही है, जिस तरह से सनातन आस्था के साथ संस्कृति को सुदृढ़ करने की बात हो रही है, वहां उनका कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन इसका समर्थन जो कर रहे हैं और जिन्हें इसका फायदा मिलने वाला है, ये राजनीति के जानकार अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी यात्रा क्या मायने रखती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 19 मार्च को एक बड़ी धर्म सभा होने वाली है। संतों की यही यात्रा जब ये पदयात्रा समाप्त होने के बाद धर्म सभा में बदलेगी, तब उसके बाद जो संदेश निकल कर आएगा, उससे माहौल और ज़्यादा विस्तृत हो सकता है, जिसे हमें गहराई से समझना होगा कि किस तरह से बदलाव हो रहे हैं। अब जब बालोद जिले के गुंडरदेही के 100 साल पुराने चंडी माता मंदिर के ऊपर लगे हुए 786 नंबर के चांद तारे वाले झंडे को हटाया गया, मौके पर मैं खुद गया, वहां हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे, जो घटना 100 साल में नहीं हुई, आज़ादी के बाद नहीं हुई, बीते 10-20 सालों में नहीं हुई, वह घटना आज क्यों हो रही है। दरअसल यह एक उदाहरण मात्र है कि लोग अब किस तरह से प्रतिकार करने लगे हैं। धर्म की बात अब खुल के होने लगी है। हिंदू राष्ट्र की बात जो दबी जुबान पे कही जाती थी, अब लोग खुलकर अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, तो भला हिंदू राष्ट्र से परहेज क्यों। इस तरह के धार्मिक मुद्दे समाज और राजनीति से जुड़कर एक नया स्वरूप पैदा करते हैं, जिसका सीधा सीधा असर होता है हमारे आम जनजीवन में, खासकर तब जब चुनाव नजदीक हो और जहां जब कोई विचारधारा आस्था से जुड़कर बात करती है, तो जाहिर तौर पर इसका फायदा उस विचारधारा को होता है, उस पार्टी को होता है, उस राजनीतिक दल को होता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अनुकूल स्थिति बनाई जा रही है। इससे निपटने के लिए आने वाले दिनों में कांग्रेस की ओर से कौन सा ट्रम्प कार्ड खेला जाएगा,
वह भी देखना होगा। लेकिन विधानसभा के भीतर जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने अपना पक्ष रखा और बताने की कोशिश की कि हमने भगवान श्री राम के नाम पर 3 मूर्तियां स्थापित कर दी है, उनका यह बयान बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में धर्म को लेकर प्रतियोगिता होगी, कांग्रेस आगे निकलती है या भाजपा, यह हम भी देखेंगे और आप भी समझ रहे होंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर रखिएगा। ऐसे ज्वलंत विषयों को हम आगे भी रखते रहेंगे। हम चाहेंगे कि आपका और हमारा साथ लगातार बने रहे, इसलिए इस अंक को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।